अध्याय 6 ड्रेको का अभियान। हैरी अगले कुछ सप्ताह रॉन के घर के बगीचे की चारदीवारी के बीच ही रहा। दिन में ज्यादातर समय वह वीजली परिवार के बगीचे में क्विडिच खेलता था। वह और हरमाइनी एक तरफ हो जाते थे तथा रॉन और जिनी दूसरी तरफ। हरमाइनी बहुत बुरी खिलाड़ी थी और जिनी अच्छी, इसलिए उन लोगों का संतुलन लगभग सही होता था। और शाम को मिसेस वीजली अक्सर उसे बहुत ज्यादा खाना खिला देती थीं। छुट्टियां सुखद और शांत रही होती अगर दैनिक जादूगर में लगभग हर दिन लोगों के लापता होने, अजीब घटनाओं, यहाँ तक कि मौतों की खबरें नहीं छप रही होती। कई बार बिल और मिस्टर वीजली अखबार में छपने से पहले ही घर में खबर सुना देते थे। मिसेस वीजली के चेहरे पर अप्रसन्नता साफ झलक रही थी जब रीमस ल्यूपिन ने बुरी खबरें सुनाकर हैरी के 16वें जन्मदिन की पार्टी का मजाक खराब कर दिया। ल्यूपिन दुबले और गंभीर दिख रहे थे। उनके भूरे बालों के बीच अब काफी सफेद बाल आ चुके थे और उनके कपड़े पहले से ज्यादा छने तथा पैबंद वाले लग रहे थे। जब मिसेस वीजली ने ल्यूपिन को बर्थडे केक का एक बड़ा टुकड़ा दिया तो वे बोले, दम पिशाच ने 2 और हमले किए हैं और इगोर कारक्रॉफ की लाश उत्तर दिशा में एक झोपड़ी में मिली है। उसके ऊपर मौत का निशान मंडरा रहा था। सच कहूं तो मैं हैरान हूं कि वो प्राणभक्षियों के दल को छोड़ने के 1 साल बाद तक कैसे जिंदा रहा। जहां तक मुझे याद है, सीरियस का भाई रेगुलस तो सिर्फ कुछ दिन ही जिंदा रह पाया था। मिसेस वीजली ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, देखो, शायद हम लोगों को किसी और बारे में बात करनी। रीमस, क्या तुमने फ्लोरियन फॉर्स्टेक्यू के बारे में सुना? बिल ने पूछा, जिससे फ्लर ढेर सारी वाइन दे रही थी। वह आदमी जो छू मंतर गली में आइसक्रीम बेचता था। हैरी बीच में ही बोल पड़ा और उसे अपने पेट में अजीब से अप्रिय खालीपन का एहसास हुआ। वह मुझे मुफ्त में आइसक्रीम देता था, उसे क्या हुआ? उसके आइसक्रीम पार्लर को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे जबरदस्ती घसीट कर ले गया हो। क्यों? रॉन ने पूछा, जबकि मिसेस वीजली चुपती निगाहों से बिल को घूर रही थी। कौन जाने, उसने उन्हें नाराज कर दिया होगा। फ्लोरियन अच्छा आदमी था, मिस्टर वीजली ने कहा। छू मंतर गली की बात निकली है तो ऐसा लगता है कि ओलिवेंडर भी चला गया है। छड़ी बेचने वाला? जिनी ने हैरानी से पूछा। हाँ वही, उसकी दुकान खाली थी। संघर्ष का कोई चिन्ह नहीं था। कोई नहीं जानता कि वो अपनी इच्छा से गया है या उसका अपहरण हुआ है। लेकिन अब लोग छड़ियों के लिए क्या करेंगे? ल्यूपिन बोले, उन्हें दूसरे छड़ी बनाने वालों से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ओलिवेंडर सबसे अच्छा था। अगर दूसरे पक्ष ने उस पर कब्जा कर लिया है तो यह हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। इस थोड़ी उदास बर्थडे पार्टी के अगले दिन हॉगवर्ट्स से उनकी चिट्ठियां और पुस्तकों की सूचियां आ गई। हैरी की चिट्ठी में एक आश्चर्यजनक खबर थी। उसे क्विडिच टीम का कप्तान बना दिया गया था। हरमाइनी खुशी से चिल्लाई, इससे तुम्हें प्रीफेक्ट्स के बराबर दर्जा मिल गया है। तुम अब हमारे खास बाथरूम और हर चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। वाह, मुझे याद है, चार्ली को भी ऐसा ही बैज मिला था। रॉन ने बैज को खुशी से देखते हुए कहा, हैरी, यह बहुत बढ़िया है। तुम मेरे कप्तान बन गए हो। अब तुम मुझे अपनी टीम में ले लोगे, है ना? हा हा। देखो, मुझे लगता है कि पुस्तकों की सूची आने के बाद अब हम छूमंतर गली की यात्रा को ज्यादा नहीं टाल सकते, मिसेस वीजली ने कहा और रॉन की पुस्तकों की सूची की तरफ देखते हुए आह भरी। हम शनिवार को चलेंगे, बशर्ते तुम्हारे डैडी को उस दिन काम करने न जाना पड़े। मैं उनके बिना वहां नहीं जाऊंगी। रॉन ने हंसते हुए कहा, मम्मी, क्या आपको लगता है कि तुम जानते हो कौन फ्लरिश एंड बॉल्ट्स में किताबों के किसी शेल्फ के पीछे छिपा होगा? मिसेस वीजली तत्काल तैश में आते हुए बोली, फॉस्टेक्यू और ओलिवेंडर तो पिकनिक मनाने गए हैं, है ना? अगर तुम सुरक्षा को हंसी मजाक का विषय मानते हो तो तुम यही रहना, मैं तुम्हारी चीजें ले आऊंगी। रॉन ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं भी चलना चाहता हूँ। मैं फ्रेड और जॉर्ज की दुकान देखना चाहता हूँ। तो फिर तुम्हें अपने दिमाग को सही करना होगा, वरना मैं फैसला करूंगी कि तुम इतने अपरिपक्व हो कि हमारे साथ नहीं चल सकते, मिसेस वीजली ने गुस्से से कहा और अपनी घड़ी उठा ली, जिसके सभी 9 कांटे अब भी जान का खतरा की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्होंने इसे धुले टॉवलों के ढेर पर टिका कर रख दिया। और यही हॉगवर्ट्स जाने के बारे में भी है। जैसे ही मिसेस वीजली अपनी लॉन्ड्री बास्केट और घड़ी को उठाकर कमरे से बाहर निकली, रॉन ने हैरी की तरफ हैरानी से देखा। ओह, अब तो इस घर में कोई मजाक भी नहीं कर सकता। लेकिन अगले कुछ दिन तक रॉन सावधान रहा और उसने वोल्डेमॉर्ट के बारे में कोई मजाक नहीं किया। शनिवार तक मिसेस वीजली दोबारा गुस्सा नहीं हुई, हालांकि वे नाश्ते के वक्त बहुत तनाव में दिख रही थी। बिल फ्लर के साथ घर पर ही रुकने वाला था, जिससे हरमाइनी और जिनी को काफी खुशी हुई। बिल ने टेबल के पार हैरी को सिक्कों से भरी थैली दी। मेरी थैली कहाँ है? रॉन ने तत्काल आंखें फाड़कर पूछा। यह हैरी का ही पैसा है, मूर्ख, बिल ने कहा। हैरी, मैं इसे तुम्हारी तिजोरी में से तुम्हारे लिए निकाल कर लाया हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को अपना पैसा निकालने में औसतन 5 घंटे का समय लग रहा है। पिशाचों ने सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी है। 2 दिन पहले अर्की फिलटॉप के शरीर में परीक्षण यंत्र घुसाया गया था।
मेरा यकीन करो, यह तरीका ज्यादा आसान है, हैरी ने सोने से भरी थैली जेब में रखते हुए कहा। धन्यवाद बिल। वह सबका कितना ध्यान रखता है, फ्लर ने प्रशंसा से बिल की नाक पकड़कर हिलाते हुए कहा। जिनी ने फ्लर के पीछे अपने नाश्ते के कप में उल्टी करने का अभियान किया। कॉर्नफ्लेक्स खाते खाते हैरी ने तेजी से सांस ली, जिससे गले में कॉर्नफ्लेक्स अटकने से उसे ठसका लगा। रॉन ने उसकी पीठ पर धौल जमा कर उसे दोबारा सही किया। यह बादलों से भरा स्याह दिन था। जब वे अपने चोगे खींचते हुए घर से बाहर निकले तो जादू मंत्रालय की एक विशेष कार, जिसमें हैरी एक बार पहले भी बैठ चुका था, सामने वाले अहाते में उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही कार घर से दूर गई, रॉन उसमें पसर कर बैठ गया और खुशी से बोला, यह अच्छा हुआ कि डैडी कार ले आए। बिल और फ्लर किचन की खिड़की से उनकी तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। रॉन, हैरी, हर्माइनी और जिनी पीछे वाली सीट पर आराम से बैठे हुए थे। इसकी आदत मत डालो, यह तो सिर्फ हैरी के कारण मिली है, मिस्टर वीजली ने पीछे मुड़कर कहा। वे और मिसेस वीजली मंत्रालय के ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठे थे, जो 2 सीटर सोफे जैसी दिख रही थी। उसे टॉप ग्रेड सुरक्षा का दर्जा मिला है और रिश्ती कड़ाई में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी आ जाएंगे। हैरी कुछ नहीं बोला। बहरहाल उसे यह अच्छा नहीं लगा कि उसे ऑर्डर्स के घेरे में खरीदारी करनी पड़ेगी। उसने अपना अदृश्य चोगा अपनी पीठ पर टंगे बैग में ठूस लिया। उसे लग रहा था कि अगर यह डंबलडोर के लिए ठीक है तो यह मंत्रालय के लिए भी ठीक होना चाहिए। हालांकि उसे याद आया कि मंत्रालय को तो शायद उसके चोगे के बारे में पता ही नहीं होगा। लीजिए, आ गए। ड्राइवर कुछ समय बाद पहली बार कुछ बोला, जिससे सभी हैरान रह गए। उसने चेयरिंग क्रॉस रोड पर रिश्ती कड़ाई के बाहर कार धीमी करके रोक दी। मुझे आपका इंतजार करना है। आपको लगभग कितना समय लगेगा? मुझे लगता है 2 घंटे, मिस्टर वीजली ने कहा। आह, अच्छा, वो यही है। हैरी ने मिस्टर वीजली की देखा देखी खिड़की से बाहर झांका और उसका दिल बल्लियों उछलने लगा। सराय के बाहर उसका इंतजार ऑरर्स नहीं कर रहे थे। उसका इंतजार तो दैत्यकार और काली दाढ़ी वाला हॉगवर्ट्स का गेमकीपर रूबियस हैग्रिड कर रहा था, जो ऊद बिलाव की खाल से बना लंबा कोट पहने था। आसपास से गुजरते मगलू उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन हैग्रिड उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो हैरी को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। हैरी, हैग्रिड ने गूंजती हुई आवाज में कहा और हैरी के कार से उतरते ही उसे इतनी जोर से गले लगाया कि हैरी को लगा कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। बगबीक, हमारा मतलब है विदर विंग्स। तुम्हें उसे देखना चाहिए हैरी, वो खुली हवा में दोबारा आकर बहुत खुश है। मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि वह खुश है, हैरी ने कहा और उसने मुस्कुराते हुए अपनी पसलियां मली। हम नहीं जानते थे कि सुरक्षा का मतलब तुम थे। हम जानते हैं, पुराने समय जैसा ही है ना? देखो, मंत्रालय ऑर्डर्स को भेजना चाहता था, लेकिन डंबलडोर ने कहा कि हमसे काम चल जाएगा, हैग्रिड ने गर्व से कहा और अपना सीना फुलाकर अपने अंगूठे जेब में डाले। चलो अब चलते हैं। पहले मॉली, आर्थर, आप लोग चलें। हैरी की याददाश्त में ये पहली बार था जब रिश्ती कड़ाई नामक शराब खाना पूरी तरह खाली था। सिर्फ उसका मालिक टॉम ही वहां था, जो बूढ़ा और पोपले मुंह का था। उनके दाखिल होते समय उसने उम्मीद से ऊपर देखा, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही हैग्रिड ने महत्वपूर्ण अंदाज में कहा, टॉम, आज बस निकल रहे हैं। उम्मीद है तुम समझ जाओगे, हॉगवर्ट्स का काम है। टॉम ने उदासी से सिर हिला दिया और ग्लास पोंछने के काम में दोबारा जुट गया। हैरी, हर्माइनी, हैग्रिड और वीजली परिवार बाहर से होते हुए पीछे वाले ठंडे छोटे अहाते में पहुंच गए, जहां कूड़ेदान था। हैग्रिड ने अपनी गुलाबी छतरी उठाई और दीवार पर एक निश्चित ईंट को ठोका। ईंट तत्काल खुल गई और एक मेहरबदार रास्ता बन गया, जिसमें आगे पैबंद लगी मुड़ी हुई सड़क दिखती थी। वे प्रवेश द्वार में से निकले और रुककर चारों तरफ देखने लगे। छू मंत्र गली बदल गई थी। अब दुकानों में मंत्रों की पुस्तकें, काढ़े के सामानों और कढ़ाइयों के सजावटी रंगीन चमकदार विंडो डिस्प्ले नहीं थे। अब वे जादू मंत्रालय के बड़े बड़े पोस्टरों के पीछे छिप गए थे। ज्यादातर पोस्टर बैगनी थे। इनमें वही सुरक्षात्मक सलाह दी गई थी जो मंत्रालय ने गर्मियों में पैम्फलेट में बांटी थी। बहरहाल कुछ पोस्टरों में उन प्राणभक्षियों के हिलते हुए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगे थे, जो अब भी आजाद घूम रहे थे। सबसे करीब वाली औषधि की दुकान के सामने बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज का चेहरा व्यंग से मुस्कुरा रहा था। कुछ दुकानें बंद थीं, जिनमें फ्लोरियन फॉस्टेक्यू का आइसक्रीम पार्लर भी शामिल था। लेकिन दूसरी ओर सड़क किनारे कुछ गंदे से स्टॉल लग गए थे। ऐसा ही एक स्टॉल फ्लरिश एंड बॉल्स के बाहर था। दागदार टेंट में बने इस स्टॉल के सामने एक साइन बोर्ड लगा था, तावीज, नरभेड़ियों, दमपिशाचों और सजीव लाशों के खिलाफ असरदार। फटीचर सा दिखने वाला एक नाटा जादूगर चांदी जैसी दिखने वाली चीजें बजाकर पास से गुजरते लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा था। जब वे उसके पास से गुजरे तो उसने जिनी को बुरी नजर से देखा और मिसेस वीजली से बोला, मैडम, आपकी छोटी लड़की के लिए, उसकी सुंदर गर्दन बचाने के लिए। मिस्टर वीजली ने गुस्से से तावीज बेचने वाले को घूरते हुए कहा,
अगर मैं ड्यूटी पर होता। हाँ, लेकिन इस वक्त किसी को गिरफ्तार मत करने लगना, हम थोड़ी जल्दी में हैं। मिसेस वीजली ने घबराकर सूची की तरफ देखते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले मैडम मेल्किन के यहाँ चलना चाहिए। हरमाइनी को नए ड्रेस दुशाले चाहिए और रॉन के स्कूल के दुशालों में टकने बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं। और हैरी, तुम्हें भी नए दुशालों की जरूरत है, तुम भी बहुत लंबे हो गए हो। चलो सभी लोग, मिस्टर वीजली ने कहा। मॉली, मैडम मेल्किन के यहाँ एक साथ चलने में समझदारी नहीं है। ऐसा करते हैं, इन तीनों को हैग्रिड के साथ वहां जाने देते हैं। तब तक हम लोग फ्लरिश एंड बॉल्स चलते हैं और सबके स्कूल की किताबें ले आते हैं, ठीक है ना? मैं नहीं जानती, मिसेस वीजली ने चिंता से कहा। उनके मन में दो इच्छाओं में संघर्ष हो रहा था। एक इच्छा तो यह थी कि खरीदारी जल्दी से खत्म करने के लिए मिस्टर वीजली का सुझाव मान लें, जबकि दूसरी इच्छा यह थी कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोग साथ साथ रहें। उन्होंने कहा, हैग्रिड, तुम्हें क्या लगता है? चिंता मत करो मॉली, वे हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, हैग्रिड ने आश्वस्त करते हुए कहा और कूड़ेदान जितना बड़ा हाथ हवा में लहराया। मिसेस वीजली के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई थी। बहरहाल वे अलग अलग जाने की बात पर तैयार हो गईं। वे अपने पति और जिनी के साथ फ्लोरिश एंड बॉल्स की ओर चल दी, जबकि हैरी, रॉन, हर्माइनी और हैग्रिड मैडम मेल्किन की दुकान की तरफ जाने लगे। हैरी ने देखा कि उनके पास से गुजरने वाले लोगों के चेहरे पर परेशानी और चिंता का वही भाव था जो मिसेस वीजली के चेहरे पर था। कोई भी अब किसी से बातचीत करने के लिए नहीं रुक रहा था। खरीदारी करने वाले लोग अपने अपने समूह में साथ साथ रह रहे थे और सिर्फ अपने काम पर पूरा ध्यान दे रहे थे। कोई भी अकेला खरीदारी करता नहीं दिख रहा था। हैग्रिड मैडम मेल्किन की दुकान के बाहर रुकते हुए बोला, हमारे अंदर जाने से जगह भर जाएगी, इसलिए हम यही बाहर पहरा देते हैं, ठीक है? हैरी, रॉन और हर्माइनी उस छोटी दुकान में दाखिल हुए। पहली नजर में यह खाली नजर आई, लेकिन जैसे ही उनके पीछे दरवाजा बंद हुआ, उन्हें हरे और नीले ड्रेस दुशाले के एक रैक के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। बच्चा नहीं हूँ, शायद आपका ध्यान नहीं गया है मम्मी, मैं अकेला ही अपनी पूरी खरीदारी करने में सक्षम हूँ। फिर मैडम मेल्किन की आवाज आई, जिसे हैरी पहचान गया। बेटा, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कहती हैं। आजकल किसी को भी अकेले नहीं घूमना चाहिए, इसका बच्चे होने से कोई लेना देना नहीं है। यह तो ध्यान दो कि आप उस पिन को कहाँ लगा रही हैं। रैक के पीछे से एक किशोर निकला। उसका चेहरा पीला और नुकीला था तथा बाल सफेद सुनहरे थे। उसने गहरे हरे रंग के सुंदर दुशाले पहन रखे थे। उनमें आस्तीनों और किनारों पर पिनें चमक रही थी। किशोर ने आईने के पास जाकर खुद को गौर से देखा। आईने में देखते वक्त कुछ पल बाद उसका ध्यान हैरी, रॉन और हर्माइनी की तरफ गया। उसकी हल्की भूरी आंखें सिकुड़ गईं। ड्रेको मैल्फॉय ने कहा, मम्मी, अगर आप इस बात पर हैरान हो रही हो कि बदबू कहाँ से आ रही है, तो मैं बता देता हूँ कि एक बदजात अभी अभी अंदर आई है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की भाषा के इस्तेमाल की जरूरत है, मैडम मेल्किन ने कहा, जो कपड़ों के रैक के पीछे से एक नापने वाले टेप और छड़ी लेकर निकली। और मुझे यह भी नहीं लगता कि मेरी दुकान में छड़ियां तानने की भी जरूरत है, उन्होंने जल्दी से जोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि दरवाजे के पास खड़े हैरी और रॉन ने अपनी छड़ियां निकालकर मेल्फॉय की तरफ तान दी थी। उनके थोड़े पीछे खड़ी हरमाइनी फुसफुसा कर बोली, नहीं नहीं, सच्ची कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जैसे तुम लोग स्कूल के बाहर जादू करने की हिम्मत कर सकते हो, मेल्फॉय ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी आंखें किसने काली की ग्रेंजर, मैं उसे गुलदस्ता भेजना चाहता हूँ। बस बहुत हो गया, मैडम मेल्किन तीखी आवाज में बोली और सहारे के लिए पीछे देखने लगी। मैडम प्लीज। नासिसा मेल्फॉय कपड़ों के रैक के पीछे से बाहर निकली। छड़ियां अंदर रख लो, उन्होंने हैरी और रॉन से ठंडेपन से कहा। अगर तुम मेरे बेटे पर हमला करते हो तो मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी काम हो। सचमुच, हैरी ने कहा, जो एक कदम आगे आ गया था और उस घमंडी चेहरे को देख रहा था जो पीलेपन के बावजूद उसकी बहन के चेहरे से मेल खाता था। वह अब उस महिला जितना लंबा हो चुका था। अपने प्राण बख्शी दोस्तों से हमें मजा चखवाओगी, है ना? मैडम मेल्किन ने चीखते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया। सचमुच, देखो, तुम्हें ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, कितनी खतरनाक बात कही है। छड़ियां नीचे कर लो प्लीज। लेकिन हैरी ने अपनी छड़ी नीचे नहीं की। नासिसा मेल्फॉय अप्रिय तरीके से मुस्कुराई। मैं देख रही हूँ कि डंबलडोर के प्रिय विद्यार्थी होने के कारण तुम्हें सुरक्षा का झूठा एहसास हो गया है हैरी पॉटर, लेकिन डंबलडोर तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए हमेशा नहीं रहेंगे। हैरी ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ दुकान में चारों तरफ देखकर कहा। अच्छा, देखो, वे इस वक्त तो यहाँ नहीं है, तो क्यों ना इसी समय कोशिश कर लो। हो सकता है तुम भी अपने हारे हुए पति की जेल की कालकोठरी में पहुंच जाओ। मेल्फॉय ने गुस्से से हैरी की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन वह अपने ज्यादा लंबे दुशाले में उलझकर लड़खड़ा गया। रॉन जोर से हंस दिया। मेल्फॉय गुर्राया,
मेरी माँ से इस तरह बात करने की जरूरत मत करना पॉटर। ठीक है ड्रेको, नार्सिसा ने उसके कंधे पर अपनी सफेद पतली उंगलियां रखते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि मेरे लूसियस के पास पहुंचने से पहले ही पॉटर सीरियस के पास पहुंच जाएगा। हैरी ने अपनी छड़ी और ऊपर उठा ली। हैरी नहीं, हरमाइनी ने कहा और उसकी बाह पकड़कर उसे नीचे करने की कोशिश की। सोचो, तुम्हें यह नहीं करना, तुम मुश्किल में फंस जाओगे। मैडम मेल्किन एक पल के लिए उसी जगह पर कांपने लगी। फिर उन्होंने इस तरह का व्यवहार करने का फैसला किया जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो। वे उम्मीद कर रही थी जैसे कुछ हो भी नहीं। वे मेल्फॉय के पास आकर झुकी, जो अब भी हैरी को गुस्से से घूर रहा था। मुझे लगता है कि ये बाई आस्तीन थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए। बेटा, इसे थोड़ी ऊपर। आउच! मेल्फॉय गरजा और उसने उनके हाथ पर अपना हाथ मार दिया। औरत, जरा ध्यान से पिन लगाओ। मम्मी, मुझे नहीं लगता मुझे अब ये दुशाले चाहिए। उसने अपने सिर से दुशाले निकाले और उन्हें फर्श पर मैडम मेल्किन के पैरों के पास फेंक दिया। तुम ठीक कह रहे हो ड्रेको, नार्सिसा ने हरमाइनी पर हिकारत भरी नजर डालकर कहा। अब मैं जान गई हूँ कि यहाँ कितने घटिया लोग खरीदारी करते हैं। हम चलकर ट्विलफिट एंड टैटिंग के यहाँ से दुशाले खरीद लेते हैं। इसी के साथ वे दोनों दुकान से बाहर चले गए। मेल्फॉय ने बाहर निकलते समय रॉन को जोर से धक्का मारने की कोशिश की। अरे अरे! मैडम मेल्किन ने गिरे हुए दुशालों को उठाया और उनकी धूल साफ करने के लिए उनके ऊपर अपनी छड़ी की नोक वैक्यूम क्लीनर की तरह घुमाई। रॉन और हैरी के नए दुशालों की फिटिंग करते समय मैडम मेल्किन का ध्यान कहीं और था। उन्होंने हरमाइनी को जादूगरनी के बजाय जादूगर के ड्रेस दुशाले पहनाने की कोशिश की। आखिरकार जब उन्होंने उन सभी को दुकान से बाहर जाते देखा तो वे खुश दिख रही थी। उनके पास पहुंचते ही हैग्रिड ने उत्साह से पूछा, सब कुछ मिल गया? लगभग, हैरी ने कहा। क्या तुमने मेल्फॉय और उसकी माँ को देखा? हाँ, हैग्रिड ने बिना किसी चिंता के कहा। लेकिन वे लोग छूमंतर गली में हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेंगे हैरी, उनके बारे में चिंता मत करो। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन वे हैग्रिड की गलतफहमी को दूर कर पाते इससे पहले ही मिस्टर और मिसेस वीजली तथा जिनी पुस्तकों के भारी पैकेट लेकर वहां आ गए। सब ठीक है? मिसेस वीजली ने पूछा। दुशाले मिल गए? तो फिर ठीक है, हम औषधियों की दुकान और इलॉप्स में चलते हैं। फिर हम फ्रेड और जॉर्ज की दुकान में चलेंगे। अब सब साथ साथ चलो। हैरी और रॉन ने औषधियों की दुकान से कुछ नहीं खरीदा। वे लोग अब काढ़ों का अध्ययन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इलॉप्स आउल एम्पोरियम में हेडविग और पिग्विजियन के लिए आउल नट्स के बड़े बॉक्स खरीदे। मिसेस वीजली हर मिनट अपनी घड़ी देखती जा रही थी। फिर वे सड़क पर वीजली जादूगरी दुकान की तलाश में चल दिए, जो फ्रेड और जॉर्ज की जोक शॉप का नाम था। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मिसेस वीजली बोली, इसलिए जल्दी से एक नजर डालकर कार में बैठ जाएंगे। दुकान पास में ही होगी। यह 92 नंबर है। 94। वाह, रॉन ने रुकते हुए कहा। चारों तरफ पोस्टरों से ढकी दुकान की तुलना में फ्रेड और जॉर्ज की दुकान पटाखों की प्रदर्शनी की तरह थी। आसपास से गुजरने वाले लोग मुड़ मुड़कर उसी तरफ देख रहे थे। कुछ लोग तो स्तब्ध होकर रुक गए थे। बाई तरफ की विंडो में बहुत सा सामान चमक रहा था, जो घूम रहा था, चमक रहा था, उछल रहा था और चीख रहा था। इसकी तरफ देखते ही हैरी की आंखों में पानी आने लगा। दाई तरफ की विंडो में एक दैत्यकार पोस्टर लगा था, जो मंत्रालय वाले पोस्टर की तरह ही बैगनी था, लेकिन इस पर चमकते हुए पीले अक्षरों में लिखा था, तुम जानते हो कौन के बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको तो नहीं आते हो कौन के बारे में चिंता करनी चाहिए। कब्ज की बीमारी जो पूरे देश को जकड़े हुए है। हैरी हंसने लगा। उसे अपने पीछे किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा। मिसेस वीजली अवाक होकर पोस्टर को देख रही थी। वे अपने होंठ हिलाकर खामोशी से नहीं आते हो कौन बोल रही थी। वे फुसफुसा कर बोली, किसी दिन उनकी हत्या हो जाएगी। नहीं होगी, रॉन बोला, जो हैरी की तरह ही हंस रहा था। यह बहुत बढ़िया है। वह और हैरी सबसे पहले दुकान में गए। यह ग्राहकों से भरी थी। हैरी शेल्फों के पास नहीं पहुंच पाया। उसने चारों तरफ घूमकर देखा। बॉक्स छत तक लगे हुए थे। यहाँ गोताखोर टॉफियां थी, जिन्हें जुड़वा भाइयों ने हॉगवर्ट्स के अपने आखिरी अधूरे साल में बनाया था। हैरी का ध्यान गया कि नासिका रक्त प्रवाह टॉफी सबसे लोकप्रिय थी। शेल्फ पर अब इसका एक ही बॉक्स बचा था। नकली छड़ियों के डिब्बे भरे थे। सबसे सस्ती वाली छड़ी को हिलाए जाने पर यह रबड़ के मुर्गे या पैंट में बदल जाती थी। सबसे महंगी वाली छड़ी असावधान व्यक्ति के सिर और गले पर प्रहार करने लगती थी। कलमों के बक्से थे, जिनमें स्याही विहीन वर्तनी जांच और त्वरित जवाब कलमें भी थीं। भीड़ में एक जगह खाली हुई और हैरी काउंटर की तरफ बढ़ा, जहां 10 साल के खुश बच्चे लकड़ी के एक नाटे आदमी को फांसी के तख्ते पर धीरे धीरे चढ़ते देख रहे थे। आदमी और फांसी का तख्ता एक ही बॉक्स पर थे, जिस पर लिखा था, फांसी का तख्ता, स्पेलिंग सही लिखो वरना वह फांसी पर लटक जाएगा।
दिवा स्वप्न सम्मोहन। हरमाइनी काउंटर के करीब पहुंचने में कामयाब हो गई थी। वह अब उस बॉक्स के पीछे लिखे शब्द पढ़ रही थी, जिसके सामने समुद्री जहाज के डेक पर खड़े एक आकर्षक युवक और मूर्छित लड़की की रंगीन तस्वीर थी। एक आसान मंत्र जिससे आप 30 मिनट के बहुत शानदार, बहुत असली दिवा स्वप्न में पहुंच जाएंगे। इसे स्कूल की क्लास में आसानी से आजमाया जा सकता है। इसे पकड़ना लगभग असंभव है। साइड इफेक्ट सूनी आंखें और हल्की लार बहना है। 16 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं बेचा जाएगा। हरमाइनी ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानते हो यह सचमुच असाधारण जादू है। उनके पीछे से एक आवाज आई, इस तारीफ के लिए तुम एक मुफ्त में ले जा सकती हो हरमाइनी। उनके सामने मुस्कुराता हुआ फ्रेड खड़ा था। वो गुलाबी दुशाले पहने था जो उसके लाल बालों के साथ अजीब दिख रहे थे। तुम कैसे हो हैरी? उन्होंने हाथ मिलाए। और तुम्हारी आंख को क्या हुआ हरमाइनी? उसने दुखी होकर कहा। तुम्हारा मुक्का मार टेलीस्कोप। फ्रेड बोला, ओह मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। यह लो। उसने अपनी जेब से एक ट्यूब निकालकर उसे दे दी। हरमाइनी ने धीरे से इसका ढक्कन खोला। अंदर पीला पेस्ट था। इसे लगा लो, निशान 1 घंटे में चला जाएगा, फ्रेड ने कहा। हम चोट के निशान को हटाने का कारगर तरीका खोजना चाहते थे। देखो, हम अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स खुद पर आजमा कर देखते हैं। हरमाइनी ने घबरा कर पूछा, यह सुरक्षित तो है ना? जाहिर है, फ्रेड ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा। चलो हैरी, मैं तुम्हें दुकान दिखाता हूँ। हरमाइनी आंख के दाग पर पेस्ट लगाने लगी। हैरी फ्रेड के पीछे पीछे दुकान के पिछले हिस्से की तरफ चला गया, जहां उसने ताश के पत्ते और रस्सी के खेलों का एक स्टैंड देखा। मगलू जादुई कारनामे, फ्रेड ने खुशी से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। डैडी जैसे अजीब लोगों के लिए जो मगलू सामान को पसंद करते हैं। इससे ज्यादा कमाई तो नहीं होती, लेकिन यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमेशा बिकता रहता है। यह बहुत नया है। ओह ये लो, जॉर्ज भी आ गया। फ्रेड के जुड़वा भाई ने हैरी से जोश से हाथ मिलाया। दुकान दिखा रहे हो? पीछे चलो हैरी, वहाँ वह सामान है जिससे हमारी असली कमाई होती है। अगर तुमने जेब में कुछ रखा तो तुम्हें इसके दाम सिर्फ गैलियन में नहीं चुकाना पड़ेंगे। उसने एक छोटे लड़के को चेतावनी दी, जिसने जल्दी से अपना हाथ उस टब से निकाल लिया जिस पर लेबल लगा था, खाने वाले मौत के निशान, वे किसी को भी बीमार कर देंगे। जॉर्ज ने मगलू कारनामे के पास वाला पर्दा हटाया। हैरी को कम भीड़ भरा कमरा दिखा, जहां ज्यादा अंधेरा था। इन शेल्फों पर रखा सामान सामान्य ढंग से पैक था। फ्रेड ने कहा, हम अभी अभी ज्यादा गंभीर क्षेत्र में उतरे हैं। अजीब बात यह है, जाने यह कैसे हो गया। तुम यकीन नहीं करोगे कि कितने सारे लोग, जिनमें मंत्रालय में काम करने वाले भी शामिल हैं, अच्छी तरह कवच सम्मोहन नहीं कर सकते, जॉर्ज ने कहा। जाहिर है हैरी, उन्होंने तुमसे नहीं सीखा है। सही कहा। हमने सोचा कि कवच हेड बहुत मजेदार रहेंगे। देखो, इसे पहनकर अपने दोस्त से मंत्र मारने को कहो, और जब मंत्र पलटकर उसी पर पड़ जाए तो उसका चेहरा देखो। मंत्रालय ने अपने स्टाफ के लिए 500 कवच हेड खरीदे हैं। हमें अब भी बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, इसलिए हम कवच चोगो, कवच ग्लव्स जैसी चीजों के क्षेत्र में भी उतर रहे हैं। मेरा मतलब है, वे अक्षम शापों से तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन हल्के फुल्के मंत्रों या शापों के लिए वे ठीक हैं। और फिर हमने सोचा कि हम गुप्त कलाओं से रक्षा के पूरे क्षेत्र में उतर जाएं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, जॉर्ज ने जोश से कहा। यह बहुत बढ़िया है। देखो, तत्काल अंधकार पाउडर, हम पेरू से इसका आयात कर रहे हैं। अगर जल्दी पचना हो तो यह बहुत काम आता है। और विस्फोटक ध्यान भंग तो शेल्फों से गायब हो रहे हैं, देखो, फ्रेड ने कहा और काले हूटर जैसे अजीब से दिखने वाली चीजों की तरफ इशारा किया, जो ओझल होने की कोशिश कर रही थी। एक को चोरी से गिरा दो, यह दौड़ने लगेगा और ओझल होकर तेज आवाज करेगा। अगर किसी का ध्यान भंग करना हो तो इससे काम अच्छी तरह बन जाता है, हैरी ने प्रभावित होते हुए कहा। बहुत बढ़िया। यह लो। जॉर्ज ने 2 विस्फोटक ध्यान भंग उठाकर हैरी की तरफ उछाल दिए। छोटे सुनहरे बालों वाली एक युवा जादूगरनी ने पर्दे में अपना सिर डाला। हैरी ने देखा कि वह भी गुलाबी रंग का स्टाफ दुशाले पहने थी। उसने कहा, एक ग्राहक मजाक कढ़ाई के बारे में पूछ रहा है मिस्टर वीजली। हैरी को यह अजीब लगा कि फ्रेड और जॉर्ज को मिस्टर वीजली कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस पर सामान्य प्रतिक्रिया की। ठीक है वेरिटी, मैं भी आ रहा हूँ, जॉर्ज ने तत्काल कहा। हैरी, तुम जो चाहो ले लेना, ठीक है? किसी चीज के पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, हैरी ने कहा, जो विस्फोटक ध्यान भंग के पैसे देने के लिए अपना पर्स निकाल चुका था। हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, फ्रेड ने दृढ़ता से कहा और हैरी के दिए सिक्कों को दूर हटा दिया। लेकिन हम यह नहीं भूले हैं कि तुमने हमें शुरुआती पूंजी दी थी, जॉर्ज ने सख्ती से कहा। जो चाहे ले लो, बस लोगों के पूछने पर उन्हें बता देना कि तुमने यह सामान कहाँ से लिया है। जॉर्ज ग्राहकों की मदद करने के लिए पर्दे से होता हुआ चला गया और फ्रेड हैरी को दुकान के मुख्य हिस्से तक ले आया, जहां हरमाइनी और जिनी अब भी दिवा स्वप्न सम्मोहन पर ही झुकी हुई थी। क्या तुम लड़कियों ने अब तक हमारे खास अद्भुत जादूगरनी प्रोडक्ट्स नहीं देखे हैं? फ्रेड ने कहा। मेरे पीछे आओ लड़कियों।
खिड़की के पास बहुत सारे गुलाबी रंग के प्रोडक्ट्स का ढेर लगा था, जिसके चारों तरफ रोमांचित लड़कियां जोर जोर से खी कर रही थीं। हरमाइनी और जिनी सावधानी से थोड़ी पीछे रुक गईं। यह देखो, फ्रेड ने गर्व से कहा, दुनिया के सबसे अच्छे प्रेम कार्ड ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। जिनी ने संदेह में एक बूंद उठाई। क्या ये असर करते हैं? निश्चित रूप से करते हैं। इसका असर 24 घंटे तक रहता है, जो उस लड़के के वजन पर निर्भर करता है जिसे पिलाया जाना है, और पीने वाली लड़की की सुंदरता पर भी, जॉर्ज ने कहा, जो अचानक उनके पास आ गया था। लेकिन हम अपनी बहन को प्रेम कार्ड नहीं बेचेंगे, उसने अचानक गंभीर स्वर में कहा। तब तो बिल्कुल नहीं, जब वो 5 लड़कों के साथ घूम रही हो, जैसा कि हमने सुना है। तुमने रॉन से जो भी सुना है वह सरासर झूठ है, जिनी ने शांत स्वर में कहा, और आगे की तरफ झुकते हुए शेल्फ से एक छोटी गुलाबी शीशी उठा ली। यह क्या है? 10 सेकंड में गारंटीड मुंह से गायब, फ्रेड ने कहा। फोड़ों से लेकर के मस्सों तक हर चीज के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन विषय मत बदलो। तुम इस वक्त डीन थॉमस नाम के लड़के के साथ घूम रही हो या नहीं? हाँ, घूम रही हूँ, जिनी ने कहा। लेकिन आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो निश्चित रूप से वह एक ही लड़का था, 5 नहीं। यह क्या है? वह गोल रोएदार गेंदों की तरफ इशारा कर रही थी, जो गुलाबी और बैगनी रंग की थी। वे सभी एक पिंजरे में चारों तरफ लुढ़कती हुई तीखी आवाजें निकाल रही थीं। जॉर्ज ने कहा, पिग्मी पफ, ये इतनी तेजी से बिक रहे हैं कि हम उन्हें इतनी तेजी से नहीं ला पा रहे हैं। तो माइकल कॉर्नर के बारे में क्या हुआ? जिनी बोली। मैंने उसे छोड़ दिया, वह हार सहन नहीं कर पाता है। उसने पिंजरों की छड़ों के बीच से एक उंगली डाली। पिग्मी पफ तत्काल उसके चारों तरफ जमा हो गए। वह बोली, वे सचमुच सुंदर है। हाँ, गले लगाने लायक है, फ्रेड बोला। लेकिन तुम बॉयफ्रेंड बड़ी तेजी से बदल रही हो, है ना? जिनी अपने पुट्ठों पर हाथ रखकर उसकी तरफ मुड़ी। उसके चेहरे पर मिसेस वीजली जैसा भाव था, और हैरी इस बात पर हैरान था कि फ्रेड पीछे क्यों नहीं हटा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगी, उसने गुस्से से रॉन से कहा, जो अभी अभी बहुत सारा सामान लेकर जॉर्ज की कोहनी के पास आ गया था। अगर तुम इन दोनों को मेरे बारे में झूठी कहानियां न सुनाओ। इनकी कीमत 3 गैलियन, 9 सिकल और 1 नट है, फ्रेड ने रॉन के हाथ के सामान की जांच करते हुए कहा। पैसे निकालो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम हमारा सामान ले जा रहे हो। 3 गैलियन, 9 सिकल, मैं नट छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे पास 3 गैलियन 9 सिकल नहीं है। तो फिर सारा सामान वापस रख दो, देखना सही शेल्फ पर रखना। रॉन ने कई बक्से गिरा दिए और फ्रेड की तरफ उंगलियों से एक बेहुदा इशारा किया, जिसे दुर्भाग्य से मिसेस वीजली ने देख लिया, जो उसी पल वहां आ गई थी। वे तीखे स्वर में बोली, अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसा करते देखा तो मैं तुम्हारी उंगलियां चिपका दूंगी। जिनी ने तत्काल कहा, मम्मी, क्या मैं एक पिग्मी पफ ले सकती हूँ? क्या? मिसेस वीजली ने सावधानी से पूछा। देखो तो सही, वे कितने प्यारे हैं। मिसेस वीजली पिग्मी पफ को देखने के लिए एक तरफ हटी। इससे हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखने का मौका मिल गया। ड्रेको मैल्फॉय सड़क पर तेजी से अकेला चला जा रहा था। वीजली जादूगरी दुकान के पास से गुजरते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। कुछ पल बाद वह खिड़की से दिखने वाले दायरे के बाहर पहुंच गया और दिखाई देना बंद हो गया। हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्या पता उसकी मम्मी कहाँ रह गई? रॉन बोला, लगता है अपनी मम्मी को चकमा देकर आया है। उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन क्यों? हरमाइनी ने कहा। हैरी कुछ नहीं बोला, वह तेजी से सोच रहा था। नासिसा मेल्फॉय स्वेच्छा से अपने लाडले बेटे को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगी। मेल्फॉय ने अपनी माँ की पकड़ से आजाद होने के लिए सचमुच काफी कोशिश की होगी। हैरी मेल्फॉय को अच्छी तरह जानता था। वो उससे नफरत करता था और उसे यकीन था कि इसका कारण मासूम नहीं हो सकता। उसने चारों तरफ देखा। मिसेस वीजली और जिनी पिग्मी पफ्स के ऊपर झुकी हुई थी। मिस्टर वीजली खुशी खुशी मगलुओं के निशान वाले ताश के पत्ते की गड्डी को देख रहे थे। फ्रेड और जॉर्ज ग्राहकों की मदद कर रहे थे। कांच की दूसरी तरफ हैग्रिड उनकी तरफ पीट करके खड़ा था और सड़क के दोनों तरफ देख रहा था। हैरी अपने बैग में से अदृश्य चोगा निकालते हुए बोला, जल्दी से इसके नीचे आ जाओ। ओह, मैं नहीं जानती हैरी, हरमाइनी ने मिसेस वीजली की तरफ अनिश्चितता से देखते हुए कहा। चलो भी, रॉन बोला। एक पल झिझकने के बाद हरमाइनी भी हैरी और रॉन के साथ चोगे के नीचे आ गई। किसी ने भी उन्हें ओझल होते नहीं देखा। सभी लोग फ्रेड और जॉर्ज के प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी ले रहे थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी फटाफट दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जब तक वे दरवाजे पर पहुंचे मेल्फॉय भी उतनी ही सफलता से गायब हो चुका था जितनी सफलता से वे गायब हुए थे। वह उस दिशा में गया था, हैरी ने बुदबुदाकर कहा, ताकि गुनगुनाता हुआ हैग्रिड उनकी बात न सुन पाए। चलो। वे दाएं बाएं की दुकानों की खिड़कियों और दरवाजों के बीच झांकते हुए तेजी से चल दिए, जब तक कि हरमाइनी ने आगे की तरफ इशारा नहीं किया। वह रहा, है ना?
उसने फुसफुसा कर कहा। बाईं तरफ मुड़ रहा है। बड़ी हैरानी है, रॉन फुसफुसा कर बोला। चारों तरफ देखने के बाद मेलफॉय शूमंतर गली में मुड़कर ओझल हो गया। जल्दी चलो वरना हम उसे देख नहीं पाएंगे, हैरी ने गति बढ़ाते हुए कहा। कोई हमारे पैर ना देख ले, हरमाइनी ने चिंता से कहा जब चोगा उनके टखनों के पास थोड़ा फड़फड़ाया। अब उन तीनों को चोगे के नीचे एक साथ छिपने में काफी मुश्किल आने लगी थी। इससे फर्क नहीं पड़ता है, हैरी ने अधीरता से कहा। बस जल्दी चलो। शूमंतर गली बिल्कुल वीरान दिख रही थी। यहाँ सिर्फ गुप्त कलाओं का सामान ही मिलता था। उन्होंने गुजरते समय खिड़कियों में झांका, लेकिन किसी दुकान में एक भी ग्राहक नजर नहीं आया। हैरी को लगा कि इस वक्त शैतानी शक्तियों वाले सामान खुलेआम खरीदना खतरनाक था, क्योंकि इससे लोगों को शक हो जाता और पता चल जाता, या कम से कम उन्हें खरीदते दिखना तो खतरनाक था ही। हरमाइनी ने उसकी बाह पर चिमटी काट ली। आउच! देखो वो वहां है, उसने हैरी के कान में कहा। वे लोग शूमंतर गली की उस दुकान के सामने पहुंच गए जिसमें हैरी एक बार पहले भी जा चुका था। इसका नाम था बोर्गिन एंड बॉक्स, जिसमें बहुत सारा दुष्ट शैतानी सामान बिकता था। खोपड़ियों और पुरानी बोतलों से भरे केसों के बीच ड्रेको मैल्फॉय उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। वह उस बड़ी काली अलमारी के पीछे मुश्किल से दिख रहा था जिसमें हैरी एक बार मैल्फॉय और उसके डैडी से बचने के लिए छिपा था। मैल्फॉय के हाथ हिलाने से पता चल रहा कि वह जोश में बातें कर रहा था। दुकान के मालिक मिस्टर बोर्गिन के बाल चिपचिपे थे और कमर झुकी हुई थी। वो मैल्फॉय के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर वृतृष्णा तथा डर का मिला जुला भाव था। हरमाइनी बोली, काश हम उनकी बात सुन पाते। हम ऐसा कर सकते हैं, रॉन ने रोमांचित होकर कहा। जरा रुको। ओह! उसने अपने हाथ से 2 बक्से गिरा दिए और सबसे बड़े बॉक्स में हाथ डाला। विस्तारित कान देखो। बहुत बढ़िया, हरमाइनी ने कहा जब रॉन ने मांस के रंग वाली लंबी डोरियों को सुलझाया और उन्हें दरवाजे के नीचे की तरफ डालने लगा। हरमाइनी बोली, ओह, मुझे उम्मीद है कि दरवाजा अभेद नहीं होगा। नहीं है, रॉन ने खुशी से कहा। सुनो। उन्होंने अपने सिर पास पास सटाए और डोरियों के सिरे से आती आवाज सुनने लगे। मेलफॉय की आवाज उतनी ही जोर से और स्पष्टता से आ रही थी जैसे कोई रेडियो चला रहा हो। तुम जानते हो कि उसे कैसे सुधारना है? शायद, बोर्गिन ने एक ऐसे अंदाज में कहा जिससे पता चलता था कि वो वादा नहीं करना चाहता था। मुझे पहले उसे देखना होगा। तुम उसे दुकान में क्यों नहीं ले आते? मैं नहीं ला सकता, मेलफॉय ने कहा। वह चीज वहीं रहेगी। मुझे तो बस तुमसे यह पूछना है कि यह काम कैसे करना है। हैरी ने देखा कि बोर्गिन घबराहट में अपने होंठ पर जुबान फिरा रहा था। देखो, बिना उसे देखे बताना मुश्किल होगा, शायद असंभव होगा। मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता। नहीं, मेलफॉय ने कहा और हैरी उसके अंदाज से जान गया कि मेलफॉय व्यंग कर रहा था। शायद इससे तुम में ज्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा। वो बोर्गिन की तरफ बढ़ा और अलमारी के कारण ओझल हो गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी मेलफॉय को देखने के लिए एक तरफ को खिसके, लेकिन उन्हें सिर्फ बोर्गिन ही दिख पाया जो बहुत भयभीत नजर आ रहा था। मेलफॉय बोला, किसी को बताया तो बदला लिया जाएगा। तुम फेनरिन ग्रेबिक को तो जानते ही होगे, वह हमारे परिवार का दोस्त है। वह समय समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए आता रहेगा कि तुम इस समस्या पर पूरी तरह ध्यान दे रहे हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसका फैसला मैं करूंगा, मेलफॉय ने कहा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ और उस चीज को सुरक्षित रखना मत भूलना, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। आप उसे अभी क्यों नहीं ले जा सकते? नहीं, मैं नहीं ले जा सकता, मूर्ख आदमी। मैं उसे सड़क पर ले जाते हुए कैसा दिखूंगा? बस उसे बेचना मत। बिल्कुल नहीं बेचूंगा सर, बोर्गिन ने बहुत झुककर सलाम किया, उतना ही झुककर जितना हैरी ने उसे लूसियस मेलफॉय को करते देखा था। बोर्गिन, किसी को भी एक बात भी मत बताना, मेरी मम्मी को भी नहीं, समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, बोर्गिन ने बुदबुदाते हुए एक बार फिर सिर झुका दिया। अगले ही पल दरवाजे की घंटी जोर से बजी। जब मेलफॉय बड़ा खुश दिखता हुआ दुकान से बाहर निकला, वो हैरी, रॉन और हरमाइनी के इतने करीब से गुजरा कि उन्हें एक बार फिर चोगा अपने घुटनों के पास फड़फड़ाता हुआ महसूस हुआ। दुकान के अंदर बोर्गिन स्तब्ध खड़ा था। उसकी चिकनी चुपड़ी मुस्कान गायब हो गई थी। वो परेशान दिख रहा था। किस बारे में बातें हो रही थी? रॉन विस्तारित कानों को खींचते हुए फुसफुसाया। क्या पता, हैरी ने जमकर सोचते हुए कहा। वह किसी चीज को सुधरवाना चाहता है और वह किसी चीज को यहाँ सुरक्षित रखवाना चाहता है। क्या तुमने देखा कि उस वाली कहते समय उसने किस चीज की तरफ इशारा किया था? नहीं, वह तो उस अलमारी के पीछे था। तुम दोनों यहीं रुको, हरमाइनी फुसफुसा कर बोली। तुम क्या करने? लेकिन तब तक हरमाइनी चोगे से बाहर निकल चुकी थी। उसने कांच में अपने बाल देखे और दुकान में घुस गई। एक बार फिर घंटियां बजने लगी। रॉन ने जल्दी से एक बार फिर विस्तारित कान दरवाजे के नीचे से डाले और एक डोरी हैरी की तरफ बढ़ा दी। हेलो, कितनी बढ़िया सुबह है ना? हरमाइनी ने उत्साह से बोर्गिन से कहा, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसकी तरफ शक से देख रहा था।
खुशी से गुनगुनाती हुई हरमाइनी सामने रखी चीजों को देखती रही। क्या यह हार बिकाऊ है? उसने एक कांच के केस के पास रुकते हुए पूछा। अगर तुम्हारे पास 1,500 गैलियन हो, बोर्गिन ने ठंडेपन से कहा। ओह नहीं, मेरे पास इतने नहीं है, हरमाइनी आगे चल दी। और यह प्यारी सी खोपड़ी? 16 गैलियन। तो यह बिकाऊ है, यह किसी के लिए रिजर्व नहीं है? बोर्गिन ने उसकी तरफ घूर कर देखा। हैरी को यह भयंकर एहसास हुआ कि बोर्गिन हरमाइनी के इरादे समझ चुका था। जाहिर है हरमाइनी को भी ऐसा ही लगा, क्योंकि उसने अचानक सारी सावधानी हवा में उड़ा दी। बात यह है कि वो लड़का जो अभी अभी यहाँ आया था, ड्रेको मैल्फॉय, वह मेरा दोस्त है और मैं उसे जन्मदिन पर तोहफा देना चाहती हूँ। लेकिन अगर उसने पहले ही यहाँ कोई चीज रिजर्व रखवा दी हो तो स्पष्ट रूप से मैं उसे वही चीज नहीं देना चाहूंगी। इसलिए देखिए, हैरी की राय में बहुत ही लचर कहानी थी और स्पष्ट रूप से बोर्गिन को भी ऐसा ही लगा। बाहर, उसने तेजी से कहा। बाहर निकल जाओ। हरमाइनी को दोबारा कहे जाने की जरूरत नहीं थी। वह तेजी से दरवाजे तक पहुंची। बोर्गिन उसके ठीक पीछे था। जब घंटी दोबारा बजी तो बोर्गिन ने हरमाइनी के पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया और बंद का साइन बोर्ड लटका दिया। ओह, रॉन ने हरमाइनी पर चोगा डालते हुए कहा। कोशिश अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे इरादे साफ नजर आ गए। ठीक है जासूसों के शहंशाह, तो अगली बार तुम मुझे करके दिखा देना कि ये काम कैसे किया जाता है, हरमाइनी ने सख्ती से कहा। वीजली जादूगरी दुकान तक पूरे रास्ते रॉन और हरमाइनी झगड़ते हुए गए, जहां उन्हें रुकने के लिए विवश होना पड़ा ताकि वे बहुत परेशान दिख रहे मिसेस वीजली और हैग्रिड के बीच से छिप कर निकल सके, जिन्हें उनके गायब होने का पता चल चुका था। दुकान में पहुंचने के बाद हैरी ने अदृश्य चोगा उतारकर अपने बैग में छिपा दिया और बाकी दोनों के पास पहुंच गया। रॉन और हरमाइनी मिसेस वीजली के आरोपों का जवाब दे रहे थे। हालांकि वे ये कह रहे थे कि वे पूरे समय पीछे वाले कमरे में ही थे और मिसेस वीजली ने ठीक से नहीं देखा होगा।